फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा रिसीट्स। फिर रिसीट्स के भी दो पार्ट थे, एक कैपिटल रिसीट्स, दूसरा रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी दो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर इस बुक में से भी पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। कंपोनेंट क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को, एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा रिसीट्स। ठीक है, रिसीट्स में भी दो पार्ट हो गए, एक कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, पहले कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं। पैसे का मिलना ड्यू टू या तो असेट्स कम हो रही होंगी या लाइबिलिटीज बढ़ रही होंगी। ठीक है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर इन वजहों से पैसा मिल रहा है तो वो कहलाता है कैपिटल रिसीट। इन दोनों में से किसी भी वजह से पैसा नहीं मिल रहा तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, फिर रेवेन्यू रिसीट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर टैक्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिस पर लगता है वही उसको पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बियर कोई और करता है, पे कोई और करता है। समझ में आ गया, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू एग्जांपल, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमा रही है, डिविडेंड कमा रही है, रेंट कमा रही है, ये सारी चीजें, प्रॉफिट होते हैं जो पीएसयूज के, वो सब किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। इसके बाद बात की थी एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, किस वजह से, या तो कोई असेट बढ़ रही है या लाइबिलिटीज कम हो रही है, और दोनों ही नहीं हो रहे तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई आप लोगों को ये। अब इसको थ्योरी में पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है। पेज नंबर 10.3 पे देखो, कंपोनेंट्स ऑफ बजट है। तो बजट के कंपोनेंट्स को दो तरीके से बोला जा सकता है, मतलब कैटेगराइजेशन करने का तरीका है अपना अपना। जैसे मैंने आपको क्या कहा, एक कंपोनेंट हो गया रिसीट और दूसरा कंपोनेंट हो गया एक्सपेंडिचर। इसमें एक और तरीके से दे दिया, एक हो गया कंपोनेंट कैपिटल और दूसरा हो गया रेवेन्यू। ठीक है, तो फिर कैपिटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू को दो पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, जो हमने कैटेगरीज पढ़ी है वो भी ठीक है, वो भी दे रखी है कि दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। कंपोनेंट ऑफ बजट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ बजट। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट आर रेवेन्यू बजट, जिसमें दो पार्ट होंगे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कैपिटल बजट, जिसके दो पार्ट होंगे, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ बजट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो हमने पढ़ा है। ऑन दिस बेसिस टू ब्रॉड कंपोनेंट्स आर बजटेड रिसीट्स एंड बजटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजटेड रिसीट्स की बात करते हैं। बजट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एस्टिमेटेड है। रिसीट्स के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या हुई, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद करना है। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। समझ में आ गया। A receipt is a revenue receipt if it satisfies the following essential conditions। इसको आप काट सकते हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बिल्कुल एक सेल्फ ट्यूटर टाइप का है। ये बता रखा है कि रेवेन्यू रिसीट कब होगी, तो हमने ऑलरेडी ऊपर पैराग्राफ पढ़ लिया है, आपको बस ये पैराग्राफ ऊपर वाला याद करना है। ये जो नीचे रिसीट इज अ रेवेन्यू, ये रिसीट इज अ रेवेन्यू रिसीट इफ इट सेटिस्फाइज टू फॉलोइंग कंडीशन, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट। फिर रेवेन्यू रिसीट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स क्या होते हैं, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स क्या होता है, एक बार पेपर में टैक्स की डेफिनेशन आई थी 1 नंबर की, डिफाइन टैक्स। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। सामने से हम ये नहीं कह सकते हमने टैक्स दिया है तो आप इसके बदले में आप हमारे लिए क्या करोगे। टैक्स एक ट्रांसफर पेमेंट होती है, नेशनल इनकम में भी बताया था।
नो गुड और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। और तब भी कहा था कि आप ठीक है, अब हम ये डिबेट कर सकते हो कि नहीं टैक्स का ही तो पैसा गवर्नमेंट कमाकर ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, वो करती है, लेकिन आपका हक नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पैसे कहाँ लगे, ये हम नहीं पूछ सकते। ठीक है, इट मीन्स इट हैज टू एस्पेक्ट्स। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स रिसीट्स आर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री। ठीक है, ये हो गया टैक्स। फिर टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स रेफर टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन एंटिटी। जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज and their monetary burden is borne by those on whom they have levied. The liability to pay tax and the actual burden of the tax lie on the same person, that is its burden cannot be shifted to others. आप कुछ भी याद मत करो, डायरेक्ट टैक्स में ये वाली बात याद कर लो। ठीक है, बस ये लाइन याद कर लो इसमें कि द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स lie on सेम पर्सन। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, टैक्सेस की क्लासिफिकेशन दे देगा, पूछेगा ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, आपको पता भी होगा ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, आंसर ठीक भी होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ जाएगी कि कैसे एक्सप्लेन करें ये डायरेक्ट है, ये लिखना होगा। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पेपर में पूछे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, आप कहोगे डायरेक्ट है क्योंकि आपको पता है, लेकिन रीजन क्या दोगे, ये द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाई ऑन सेम पर्सन, दैट इज वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी में अलग होता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स के स्टार लगा रखा है क्योंकि अभी हट चुका है देश से, कैपिटल गेन टैक्स, डेथ ड्यूटी। ठीक है, डेथ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपकी डेथ हो रही, किसी की डेथ हो रही है तो उसकी ड्यूटी, डेथ का मतलब, डेथ ड्यूटी का मतलब हुआ जब डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर हो रही है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है उसको डेथ ड्यूटी कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन एंटिटी, बट इसमें भी बेस्ट क्या है, आप क्या याद कर लेना, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स लाई ऑन डिफरेंट पर्सन्स, दैट इज इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। इतना याद कर लो, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया। एग्जाम्पल दे रखे हैं जीएसटी, और क्या हो सकता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, हाउ टू क्लासीफाई बता रखा है इसमें। अब हाउ टू क्लासीफाई तो आपको पता है, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है वो इनडायरेक्ट है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता वो डायरेक्ट टैक्स है। अगले पेज पर है कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके आगे रीड लिख लेना, या आप रीड कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं भी करोगे रीड तो भी आप इसका आंसर लिख के आ सकते हो। कैसे, सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर इसके बाद क्या बताओगे, एग्जाम्पल्स दे दो दोनों के कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। आइटम्स कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसमें दे रखा है कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जब असेट्स हम किसी को बेचते हैं, जैसे ज्वेलरी बेची, तो जो ज्वेलरी बेच रहे हैं उस ज्वेलरी बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है, असेट्स के बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन, और उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स। तो क्लासिफिकेशन वही, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, रीजन क्या लिखेंगे वही वाला, द एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स लाई ऑन सेम पर्सन है तो डायरेक्ट, डिफरेंट पर्सन है तो इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गई बात। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द receipts of the government from all sources other than those of tax receipts. The main sources of non-tax revenue are, इनमें से आपको एक भी याद नहीं करना, सिर्फ नाम याद करने। इनकी जो डेफिनेशंस गिवन है ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए दे रखी है कि इंटरेस्ट कब लगता है, प्रॉफिट, अब जैसे लिखा है प्रॉफिट कब कमाती है कंपनी, पीएसयूज जो है, पीएसयूज का जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट को ही तो मिल रहा है,
जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रखी है पेपर में, वो नहीं पूछी जाएगी आपसे। पेपर में बस नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जाम्पल जरूर पूछे जा सकते हैं। लाइसेंस फीस है, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह जो लगती हैं, ये सारी चीजें जैसे इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना आप 5-6, वो बहुत है। इनकी एक्सप्लेनेशन ये हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरी बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। या तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं या फिर असेट्स, सॉरी, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे या असेट्स की रिडक्शन करेंगे। इन दोनों में से एक काम होगा तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल, अगर हमने बाहर से कोई लोन लिया तो वो क्या है? कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी प्राइवेट को बेच दी, वो क्या है? वो हो जाएगा कैपिटल रिसीट, क्योंकि इट लीड्स टू डिक्रीज इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये याद, फिर दे आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन रूटीन इन नेचर, इतना ही याद करना है। इसके बाद फिर वही जो कंडीशंस दे रखी है, ये कंडीशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको काट देना। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट? उसको बता रखा है बोरिंग्स। बोरिंग कहाँ कहाँ से? ओपन मार्केट, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनसे अगर गवर्नमेंट बोरो करती है वो सब किस में आता है? कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन, लोन की रिकवरी हो रही है तो ये कैपिटल रिसीट क्यों है? क्योंकि इससे असेट्स कम हो रही है। लोन मतलब लाइबिलिटी मत सोचना, हमने लोन दिया हुआ था पहले, जो लोन पहले दिया हुआ था वो वापस मिल गया, तो गवर्नमेंट की असेट्स कम हो गई। कौन सी असेट्स? फाइनेंशियल असेट्स कम हो गई गवर्नमेंट की। ठीक है, अदर रिसीट्स हो सकती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता ही दिया, गवर्नमेंट अपनी पीएसयू वगैरह को बेच दे प्राइवेट को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कंपैरिजन दे रखा है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, लर्न कर, मतलब ये रीड कर लेना आप लोग, वरना खुद भी लिख सकते हो इसको बनाकर। ये इतना पूछा नहीं जाता कि कैपिटल रिसीट, और पूछा भी जाए तो आप इसको खुद ही बना सकते हो। डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको एग्जांपल्स देने हैं मेनली। हाउ टू क्लासीफाई अ रिसीट एज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, पता ही आप लोगों को, ये मत याद करना कुछ। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आता है जनरली। आइटम्स कैटेगराइज्ड एज रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये एग्जांपल्स जरूर पढ़ लेना आप लोग। लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक क्या होगा? ये लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक है तो ये कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? ये रेवेन्यू रिसीट है। क्यों? इट नाइदर लीड्स टू डिक्रीज इन असेट्स नॉर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे करके ये 5-6 जो पॉइंट्स रखे हैं इनको जरूर पढ़ लेना। ऑल्दो हमने और भी ये पीछे 12 पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी है, जरूर पढ़ के जाना आप इनको। नेक्स्ट है बजटेड एक्सपेंडिचर। बजटेड एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट में डिवाइडेड हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो असेट्स बढ़ रही ना लाइबिलिटी कम हो रही, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजंस फॉर वेरियस सर्विसेज। और ये खर्चा, मतलब देखो एक चीज अगर आप लोग ध्यान से देखो, रिसीट में कौन सी रिसीट ज़्यादा अच्छी है गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? तो रिसीट रेवेन्यू वाली अच्छी है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, कोई देश की एसेट नहीं बेचनी पड़ रही, कोई देश के ऊपर नया बर्डन लाइबिलिटी का नहीं लाना पड़ रहा। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर बेटर देन कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर में उल्टा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट सैलरी वगैरह पे करती रह जाती है, पेंशन, इंटरेस्ट, यही सब पे करना है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में देश का कुछ फायदा होता है, या तो कोई नई असेट बनकर तैयार होती है, नया हॉस्पिटल, नया स्कूल, नया हाईवे, या फिर देश के ऊपर से कोई बोझ जो था बाहर की कंट्रीज का वो कम हो जाता है, लोन वगैरह रीपे कर देते हैं। ठीक है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट
and the provisions for various services. Example, salary, pension, interest, expenditure on administrative services, defense services, health services, grant to state, etc. ठीक है, ये इसके बाद जो कंडीशंस दे रखी हैं इसको काट देना, ये याद नहीं करनी आप लोगों को। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर which either creates any asset or causes a reduction in the liabilities of the government. ठीक है, it is non-recurring in nature, it adds to the capital stock of the economy and increases its productivity through expenditure on long period development programs like metro और flyover. asset बन गई देश की, नहीं, इससे बहुत फायदा होगा। मैंने कहा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िया होता है और रिसीट में रेवेन्यू रिसीट बढ़िया होती है। एग्जाम्पल, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, असेट्स बढ़ गई। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, ये भी असेट बढ़ गई। फ्लाईओवर, फैक्ट्री, परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अब रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग में लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंडीशंस ये दोनों काट देना, याद नहीं करनी। इनके बीच में जो डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये आपको रीड करना है, वरना खुद भी बना सकते हो। अगले इसमें आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है याद करने, मतलब समझने, याद तो कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल है ये तो, कि सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट नाइदर लीड्स टू इंक्रीज इन एसेट्स नॉर लीड्स टू डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद समझ लेना। बाकी चीज़ें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।